ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। इस समय में हम आपको प्रतिदिन 10th क्लास का हिंदी पढ़ाते हैं। हम आपको गोधली भाग 2 पुस्तक के पद खंड को पढ़ा चुके हैं, वर्णिका पुस्तक पढ़ा चुके हैं और इसका लेक्चर वीडियो जो भी है वो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड भी हो चुका है। आप वहां जाकर जिनका लेक्चर छूटा हो, जो नहीं देख पाए हो, आप देख सकते हैं और वहां पर आपको PDF भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार के साथ। एक और विशेष सूचना आपको कि आज रात 9 बजे कुछ छात्रों की मांग थी कि मार्किंग स्कीम पर कोई वीडियो तैयार करके सर दीजिए। तो मार्किंग स्कीम सिलेबस की जानकारी देते हुए मैं आपको एक पेपर जब हाथ में आपके मिलने लगा हिंदी का, तो आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे और प्रत्येक प्रश्न की तैयारी आसानी से कैसे कर सकते हैं, इसका परिचय जो है उस वीडियो में दिया है हमारे YouTube चैनल पर, जिसका सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। आज 9 बजे रात को उसका लाइव प्रीमियर है। आप समय निकालकर जरूर भाग लीजिए। अगर किसी कारणवश आपके पास समय नहीं निकल पाता है तो आप बाद में भी उस वीडियो को देख पाएंगे, वह हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेगा। एक पहले हमारे YouTube चैनल पर एक इन्फॉर्मेशन वीडियो, जिसमें आपको 10th क्लास का फॉर्म कैसे भरना है और 12th क्लास का फॉर्म कैसे भरना है, इसकी जानकारी वाला वीडियो जो है हम लोग अपलोड किए हैं। आप उस वीडियो को भी हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं और वहाँ आपको विशेष जानकारी मिल जाएगी कि उसकी उपयोगिता आपके लिए क्या है। तो आइए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। 9वां पाठ है आज, जिसका नाम है अभिनयो। आज के बाद सिर्फ 3 पाठ आपके बन जाएंगे। कुल 12 पाठ हैं। ये मैं 9वां पाठ पढ़ा रहा हूँ। पाठ का नाम है अभिनयो। इसके लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनका मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश है। उनकी माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। ये सागर विश्वविद्यालय से BA किए। उसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में MA किए। उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहकर अनेक पदों पर इन्होंने कार्य किया और अंत में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के पद से सेवानिवृत्त हुए। इन दिनों वे भारत सरकार की कला अकादमी के निदेशक हैं। यह उस समय की बात है जब ये किताब लिखा गया है, आज वो नहीं है। वाजपेयी जी का साहित्य संसार बहुत बड़ा है। इनकी कुछ रचनाओं का नाम है शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, बहुरी अकेला, फिलहाल, कविता का गल, कवि कहा गया है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा दयावती मोदी शिखर सम्मान भी इनको मिला है। इसके अलावा फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान इनको प्राप्त हो चुका है। अभिनयो पाठ जो है
लेखक जब फ्रांस घूमने गए थे तो आविन्यो जो है एक मठ का नाम है, ईसाई मठ का नाम है। वहाँ पर वे लगभग 19 दिन अपना गुजारे थे और 19 दिनों के प्रवास में वहाँ पर उन्होंने 2 रचनाएं की थी, एक गद्य रचना और एक पद्य रचना। उसी की चर्चा जो है इस पाठ में की गई है। इस पाठ का कोई विशेष सारांश नहीं है। जो भी अब आविन्यों के बारे में जानकारी है या इनकी कविता के बारे में जानकारी है वो मैं आपको सीधे प्रश्न उत्तर पर आ जाता हूँ और उन प्रश्नों के उत्तर में आपको जो है पाठ में आए हुए विषय वस्तु की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले प्रश्न पर विचार करते हैं कि आविन्यो क्या है। तो आविन्यो हमने जैसा कि आपको बताया एक ईसाई मठ है और यह फ्रांस में अवस्थित है। जहाँ यह मठ है उसके आसपास की जगह भी इसी नाम से जानी जाती है, यानी कि आविन्यो एक मध्ययुगीन मठ का नाम है, फ्रांस में है और इस मठ के नाम से ही उस अगल बगल के इलाके को क्षेत्र को जाना जाता है। हर वर्ष आविन्यो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? तो आविन्यो में हर वर्ष गर्मी के दिनों में फ्रांस और यूरोप का रंग समारोह हुआ करता है। ला शत्रुन क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? आजकल उसका क्या उपयोग होता है? तो आविन्यो के नए गांव विलनत के किले में कार्थुसियन संप्रदाय का एक मठ है। ध्यान दीजिएगा, आविन्यो का एक गांव है विलनत, उसके किले में कार्थुसियन संप्रदाय का एक मठ है और ला शत्रु जो है वह इसी मठ का नाम है। आजकल इसे एक संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है और इसमें एक कक्षा केंद्र की स्थापना भी की गई है। इन दिनों इसका उपयोग रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। लेखक आविन्यो क्या साथ लेकर गए थे और वे वहां पर कितने दिन तक रहे थे? तो लेखक आविन्यो में अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, ध्यान दीजिएगा आजकल तो आप लैपटॉप पर टाइप कर लेते हैं, अपने मोबाइल पर टाइप कर लेते हैं, लेकिन उस समय जो लोग लिखने वाले थे उनको टाइपराइटर रखना पड़ता था। 3-4 पुस्तकें तथा संगीत के कुछ टेप्स लेकर गए थे। आज तो आपको संगीत सुनने के लिए भी डायरेक्ट यूट्यूब पर चले जाते हैं या मेमोरी कार्ड के माध्यम से सुनते हैं। उस समय टेप हुआ करते थे, उसके सहारे लोग जो है संगीत सुना करते थे या रेडियो संगीत सुनने का माध्यम हुआ करता था। वे वहाँ पर कुल 19 दिनों तक रहे। तो प्रश्न है आपका कि लेखक आविन्यो में क्या साथ लेकर गए थे और कितने दिन तक रहे थे? तो लेखक आविन्यो में एक टाइपराइटर, कुछ टेप्स और 3-4 पुस्तकें साथ लेकर गए थे और वे वहाँ पर 19 दिनों तक रहे थे। आविन्यो के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं? तो आविन्यो में 19 दिन तक रहकर लेखक ने पवित्रता, शांति और प्रेम का अनुभव किया। ध्यान दीजिएगा, आविन्यो में 19 दिन रहकर लेखक ने पवित्रता, शांति और प्रेम का अनुभव किया। यहाँ उसने बहुत कुछ पाया, इसलिए वह आविन्यो के सम्मान में उसकी प्राचीनता, ऐतिहासिकता और संवेदनशीलता को आधार बनाकर एक कविता रचता है और एक गद्य की रचना करता है और वह उसे अपनी कृति में अमर रखना चाहता
है। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन में सुख दुख जो है वह आते रहते हैं, बदलाव होता रहता है, यहाँ तक कि समय पीला पड़ता रहता है और हम हर बुरी पहेलियों में खोते रहते हैं। फिर भी हमारा स्वप्न मरना नहीं चाहिए। हम बिना झुके पूरी रचनात्मकता के साथ अपना अस्तित्व कायम रखने की चेष्टा करते रहना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आप एक बार और सुने। इस कविता के माध्यम से यह कहता है कवि कि इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन जो है वह सुख दुख का संगम है। जिंदगी में गम और खुशियां आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें जीवन में निराश नहीं होना चाहिए और कभी सपनों को मरने नहीं देना चाहिए। सपनों को जो है हकीकत में बदलने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम कोई सपना का मतलब कि कोई मेरे मन में अगर सोच है कुछ बनने की, कुछ करने की, तो उसको मरने नहीं देना चाहिए, उसको खत्म नहीं करना चाहिए। हसरतों को, मन के अरमानों को कुचलना नहीं चाहिए, बल्कि कर्म करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। दिल इंसान का चाहत से ही संवरता है, इसमें क्या बुरा है गर किसी पर कभी मरता है। तो सपनों देखना, चाहत करना गलत बात नहीं है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। हमारी चाहत है कि हम आपको पढ़ाएं, आज सबको ऑनलाइन घर बैठे इस कोरोना काल में उन छात्रों की मदद करें जो न ट्यूशन पढ़ पा रहे हैं, न किसी कोचिंग में जा पा रहे हैं, न ऑनलाइन ठीक से पढ़ पा रहे हैं। वैसे छात्रों की मदद की जाए और इस महामारी काल में बहुत से लोग अभावग्रस्त हो गए हैं, उनकी मदद की जाए। इसलिए मैंने तरकीब निकाला कि व्हाट्सएप के जरिए या कोई मैसेज के जरिए छात्र कोई भी प्रश्न पूछते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरा किया जाए। पहले मैंने केवल लेक्चर वीडियो डाला। छात्रों की मांग आई कि सर पीडीएफ उपलब्ध कराइए। पीडीएफ हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं अपने साइट पे। छात्रों ने यह मांग किया कि सर एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाइए, हम लोग के लिए मार्किंग स्कीम समझाइए कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अफसोस की बात है कि छात्र एक दिन भी विद्यालय में नहीं गए और सीधे परीक्षा देने के लिए फार्म भर रहे हैं। लेकिन हमने जो प्रयास किया, आप सभी छात्र जो हैं, हमसे जो लोग भी जुड़े हैं, 2000 से ज़्यादा छात्र हमारे से व्हाट्सएप के जरिए जुड़े हैं। आप लोग में से कोई जुड़ सकते हैं, फेसबुक के जरिए आप लोग जुड़े हैं। बहुत खुशी होती है जब आप लोग कोई प्रश्न पूछते हैं और बहुत समय देकर हम लोग व्यस्तता के बावजूद आप लोग के लिए समय निकाल कर और आपके डिमांड को हम लोग पूरा करते हैं। जो विषय की मांग आप लोग करते हैं उसको हम पूरा करते हैं। आपके लिए हिंदी व्याकरण की भी तैयारी हम कराएंगे। उसके लिए ऑब्जेक्टिव का सेट बनाकर हम जो है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, उसका आंसर डालेंगे। कुछ छात्रों की मांग है कि सर हम लोग के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम की व्यवस्था की जाए, वो भी हम आपके लिए व्यवस्था, हम लोग हमारे जो भी तकनीकी विभाग के लोग हैं, हमने उनको बोल दिया है कि आप लोग देखिए कैसे छात्रों का परीक्षा लिया जा सकता है। आप लोग के लिए हम लोग क्वेश्चन देंगे, आप लोग उसका आंसर देंगे और फिर हम आपके घर तक रिजल्ट भेजेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपना नाम, जिला का नाम, अपना मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ हमें विवरण हमको देना होगा ताकि आपका रिजल्ट हम आसानी से आप तक पहुंचा सके। तो आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं।
नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? तो नदी तट पर लेखक को कवि विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने की बात की है, और कवि के अनुसार नदी तट पर रहने वाले लोग नदी चेहरा हो जाते हैं, किंतु लेखक सोचता है कि जो नदी के पास जाते हैं वे भी नदी चेहरा लोग होते हैं। कवि शुक्ल और लेखक की अनुभूति एक जैसी है, इसलिए लेखक उनको याद करता है। ध्यान दीजिए कि विनोद कुमार शुक्ल ने एक कविता लिखी थी। वो कहते थे कि जो लोग नदी के करीब रहते हैं, नदी के पास रहते हैं, वो नदी का चेहरा बन जाते हैं, नदी की पहचान बन जाते हैं। तो लेखक सोचता है कि जो लोग नदी के पास जाते हैं वो भी तो नदी का चेहरा हो जाते हैं। इसलिए विनोद कुमार शुक्ल की सोच में और यहाँ लेखक की सोच में समानता है, इसलिए वह कहता है कि हमें उनकी याद आती है समानता के कारण। नदी और कविता में क्या समानता पाता है? तो लेखक को नदी और कविता में काफ़ी समानता दिखाई पड़ता है। नदी और कविता दोनों इंसान के युग युग के साथी हैं। जैसे नदी कभी जल रिक्त नहीं होती है, वैसे कवि की कविता शब्द रहित नहीं होती है। यानी कि नदी और कविता में यही समानता है माय डियर, कि नदी जैसे बिना जल के नहीं हो सकती है। आप कहेंगे कुछ नदियाँ तो सूख जाती है, वो बरसाती नदियाँ होती हैं। जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं वो सूखती नहीं है। तो जिस तरह से नदी में जल की कमी नहीं होती है, कविता जो है जल रहित नहीं हो सकती है, कविता शब्द रहित नहीं हो सकती है। नदी में अनेक स्रोतों से जल आकर मिलते हैं, तो कविता में भी तरह तरह के भाव, चित्र, भंगिमा, जिंदगी की छवियाँ आकर मिलती रहती हैं। किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं होता है और क्यों? तो नदी और कविता के पास जाकर तटस्थ रह पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि हमारे खुले हृदय पर इनकी अभिभूतियों का और हमारी सारी तटस्थता धारा, लय और प्रवाह में बह जाती है। इसी के साथ आपका ये पाठ समाप्त होता है। कल फिर शाम को 7 से 8 के बीच में हम मिलेंगे और 10वां पाठ, जिसका शीर्षक है मछली, यह एक कहानी है विनोद कुमार शुक्ल की लिखी हुई। इस कहानी को भी पढ़ाएंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी हम आपको समझाएंगे। अगर आपके पास कोई पाठ्य पुस्तक हो तो इस कहानी को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आपको 2 पाठ और रह जाएंगे। नौबत खाने में इबादत, ये जो बिस्मिल्लाह खां शाहना इबादत थे हमारे देश के, उनके बारे में है। और अंतिम पाठ जो है महात्मा गांधी की लिखी हुई, राष्ट्रपिता का लिखी हुई शिक्षा और संस्कृति पाठ है। 3 पाठ आपके लिए बच जाते हैं। 3 दिन में मैं इनको समाप्त कर दूंगा। हो सकता है किसी दिन दोपहर में भी मैं आपको 10th के विद्यार्थियों को एक दिन स्पेशल क्लास दूँ, क्योंकि 12वीं क्लास का जो मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ वह हिंदी समाप्त हो चुका है। कल उन बच्चों को थोड़ा बहुत और पढ़ाना है, तो हो सकता है कि परसों हम आपको दिन में भी आमंत्रित करें, लेकिन शाम को जो है हम लोग अभी मिलते रहेंगे। तब तक मिलेंगे जब तक आपकी हिंदी की पुस्तक समाप्त न हो जाती हो। आप हमारे लेक्चर को सुने, हमारे क्लास में शामिल हुए, हमसे जुड़े, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। एक आपसे इसको अनुरोध समझिए या सलाह सुझाव समझिए, क्योंकि वीडियो की संख्या हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा होती जा रही है। बहुत से विषय हैं, बहुत से क्लास हैं, इसलिए आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जिस क्लास के विद्यार्थी हैं प्ले लिस्ट को देखेंगे। प्ले लिस्ट में आप अपना विषय चुनिए। उसके अलावा हम अपने वेबसाइट, आपकी सुविधा के लिए वेबसाइट पर भी हम हर चीज़ को डाल रहे हैं। हमारे वेबसाइट का पता आप जान लीजिए, www.durgatutorial.com। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप डॉट नहीं
पाएंगे तो थोड़ा सा खोजने में आपको कठिनाई होगी। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ www.durgatutorial.com। इतना लिखना आपके लिए ज़रूरी है। और मेरे YouTube चैनल का सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। सीधे आप मेरे YouTube चैनल पर पहुंचेंगे और वहां जाने के बाद आप जहां से जुड़ना चाहें, हमारे फेसबुक से जुड़ना चाहें, ट्विटर हैंडल से जुड़ना चाहें, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहें, आप जुड़ सकते हैं। वहां आप अपनी बात को कह सकते हैं, लिख सकते हैं। उससे भी आपको लगता है तो हमारे वीडियो में आपको व्हाट्सएप का भी लिंक दिया है। जैसे ही आप उस लिंक को टच करेंगे, वहाँ पर एक इनवाइटिंग लिंक मिलेगा आपको। उस लिंक के द्वारा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पर उसका जवाब दिया जाएगा। जवाब देने के बाद आपको जो है हमारे यहाँ रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा आपके नाम पता को। और कभी कभी हम लोग किसी किसी छात्र को फ़ोन करके भी उनका हालचाल हम लोग पूछते रहते हैं। हो सकता है कभी आपका भी हम हालचाल पूछें, नहीं तो आपके व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज आता है उसका उचित जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।